आज आप लोगों को शेर शाह सूरी, जो कि एक अफगानी थे, सूरी वंशीय थे, इनके बारे में बताऊंगा। शेर शाह सूरी से विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न आते रहते हैं। कोई भी ऐसा परीक्षा नहीं है जिसमें शेर शाह सूरी से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करते रहें, क्योंकि कॉम्पिटिटिव क्लास के माध्यम से टू द पॉइंट प्रश्नों को लाया जाता है। चलिए देखते हैं शेर शाह सूरी के बारे में। शेर शाह सूरी के बारे में देखते हैं। तो शेर शाह सूरी का जन्म कब हुआ था? तो 1472 ईस्वी में हुआ था होशियारपुर में। शेर शाह सूरी का जन्म, पहला प्रश्न पूछा जाता है कि शेर शाह सूरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो 1472 ईस्वी में होशियारपुर में हुआ था। शेर शाह सूरी यानी कि सूर साम्राज्य की स्थापना या संस्थापक किसे माना जाता है? तो शेर शाह सूरी को सूर साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खां था। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था और इसे बाद में शेर खां की उपाधि दे दी गई थी इनकी वीरता को देखते हुए। शेर खां की उपाधि किसने दी? तो मोहम्मद बहार खां लोहानी ने दिया था। इनकी बहादुरी यानी इनकी वीरता को देखते हुए एक ही तलवार में एक शेर को मौत के घाट उतार दिए थे। इसकी बहादुरी को देखते हुए बिहार के जो शासक थे मोहम्मद बहार खां लोहानी, इन्हें फरीद खां को शेर खां की उपाधि दिए थे। आगे देखते हैं शेर शाह दिल्ली की गद्दी पे कब बैठते हैं? तो शेर शाह दिल्ली की गद्दी पे बिलग्राम युद्ध कब होता है? 1540 ईस्वी में। हमेशा पूछा जाता है कि बिलग्राम युद्ध कब हुआ है? 1540 में। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 में शेर शाह सूरी एवं हुमायूं के बीच हुआ था। चौसा का युद्ध शेर शाह सूरी एवं हुमायूं के बीच हुआ था 1539 ईस्वी में। और दूसरा प्रश्न है बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था। और इसी युद्ध के जीतने के बाद शेर शाह सूरी दिल्ली के राज सिंहासन पे बैठते हैं। आगे प्रश्न देखते हैं शेर शाह सूरी की मृत्यु कैसे हो जाती है? तो कलिंजर के किले में उक्का नामक अग्निशास्त्र चला रहे थे। क्या कर रहे थे? उक्का नामक अग्निशास्त्र चला रहे थे कलिंजर के किले में। और वहीं पे 1545 ईस्वी में शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। तो कभी कभी दोनों प्रश्न पूछा जाता है कि शेर शाह की मृत्यु कहाँ हुई? तो कलिंजर के किले में हुई। शेर शाह की मृत्यु कैसे हुई? तो उक्का नामक अग्निशास्त्र चला रहे थे और वही विस्फोट कर जाने के कारण उसी किले में उनकी मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो शेर शाह का मकबरा जो है सासाराम बिहार में है। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में है। और यह जो मकबरा है इसके चारों तरफ से झील है। झील के बीच में ऊंचे टीले पे बना यह मकबरा है जो शेर शाह का मकबरा है, सासाराम में है। अगर आप बिहार सासाराम जाएंगे, रोहतास डिस्ट्रिक्ट, तो वहां पे आपको मिल जाएगा शेर शाह सूरी का मकबरा। आगे देखते हैं कलिंजर का शासक कौन था? जब कलिंजर में शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई यानी 1545 में, उस समय कलिंजर के शासक कौन थे? तो कीरत सिंह थे। कलिंजर के शासक कौन थे? कीरत सिंह थे। अगला प्रश्न रोहतास का किला एवं किला एक कुन्हा का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो शेर शाह सूरी ने करवाया था। किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं शेर शाह सूरी का उत्तराधिकारी कौन होता है? तो शेर शाह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र, शेर शाह सूरी का पुत्र जो होते हैं वो उत्तराधिकारी बनते हैं, जिसका नाम क्या था? इस्लाम शाह था। याद रखेंगे कि शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद उनकी गद्दी पे कौन बैठते हैं? तो इस्लाम शाह बैठते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं शेर शाह ने भूमि माप के लिए क्या उपयोग किया था? तो 32 अंक वाला गज ए सिकंदरी या सिकंदरी गज का प्रयोग किया था। हमेशा प्रश्न पूछा जाता है कि शेर शाह सूरी ने जो भूमि माप का पैमाना तैयार किया था गज ए सिकंदरी, वह कितने अंक का था? तो 32 अंक का था। यह प्रश्न निश्चित रूप से आते हैं परीक्षाओं में कि शेर शाह सूरी ने भूमि माप के लिए क्या उपयोग किया था? तो 32 अंक वाला गज ए सिकंदरी या सिकंदरी गज का प्रयोग शेर शाह सूरी ने किया था, जिसका नंबर कितना था? 32 अंक का था। अगला प्रश्न
शेरशाह सूरी ने 178 ग्राम के चांदी के सिक्के और 380 ग्राम के तांबे के सिक्के चलवाए थे। यह निश्चित रूप से विभिन्न परीक्षाओं में आते रहता है, तो याद रखेंगे खास करके इसे, क्योंकि मुद्रा जो है आजकल विभिन्न परीक्षाओं में मौर्य काल की मुद्रा, गुप्त काल की मुद्रा, चोल काल की मुद्रा, यानी मुद्रा से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो शेरशाह सूरी ने 178 ग्राम के चांदी के सिक्के चलाए थे। फिर से याद रखिएगा कि शेरशाह सूरी ने 178 ग्राम के चांदी के सिक्के और 380 ग्राम के तांबे के सिक्के चलाए थे, याद रहेगा। आगे देखते हैं, काबुलियत प्रथा एवं पट्टा प्रथा की प्रयोग किसने किया था? तो शेरशाह सूरी ने किया था। किसके लिए? तो अपने पड़ोसियों से कर टैक्स लेने के लिए। याद रखेंगे कि शेरशाह सूरी जो है अपना तो शासन अपने साम्राज्य में करते ही थे, साथ में पड़ोसी साम्राज्य पे भी अपना दबदबा बनाने के लिए काबुलियत प्रथा एवं पट्टा प्रथा का प्रयोग करते थे। और ये किसने किया था? तो शेरशाह सूरी ने किया था। याद रखेंगे, यह प्रश्न आते हैं। सन की डंडी का प्रयोग भी किसने किया था? तो शेरशाह सूरी ने किया था। गज ए सिकंदरी या सिकंदरी गज और सन की डंडी, ये दोनों भूमि माप की पैमाना है और इन दोनों का प्रयोग शेरशाह सूरी ने किया था। इतने सारे प्रश्न आपके विभिन्न परीक्षाओं में आते रहते हैं। आगे देखते हैं, ग्रैंड ट्रैंक रोड का मरम्मत किसने करवाया था? तो ग्रैंड ट्रैंक रोड, जिसे जीटी रोड कहते हैं, जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो जीटी रोड संयुक्त रूप से NH1 और NH2 को कहा जाता है, क्योंकि NH1 जो है दिल्ली से अमृतसर और NH2 जो है दिल्ली से कोलकाता तक है। यानी कह सकते हैं कि अमृतसर से कोलकाता डायरेक्ट NH1 और NH2 दोनों की मरम्मत जो है किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। तो याद रखेंगे, नेशनल हाईवे NH1 जो कि दिल्ली से अमृतसर को जोड़ती है और NH2 जो कि नेशनल हाईवे 2 है, वह दिल्ली से कोलकाता को जोड़ती है। और इसी बीच में शेरशाह सूरी क्या करते हैं कि इस रोड की मरम्मत करवाते हैं, यानी ग्रैंड ट्रैंक रोड जिसे जीटी रोड कहते हैं, इसकी मरम्मत किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। लेकिन आपके एग्जाम में कभी कभी प्रश्न घूम के आते, कहते हैं कि जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने कराया था। निर्माण और मरम्मत दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है, याद रखेंगे। पाटलिपुत्र को पटना के नाम से किसने स्थापित किया? तो आपको पता है, मैंने जब हर्यक वंश पढ़ा रहा था तो हर्यक वंश में एक शासक थे उदयन, उन्होंने ही सबसे पहले पाटलिपुत्र नामक शहर को बसाया था और अपनी राजधानी भी बनाया था। तो याद रखेंगे कि पाटलिपुत्र नगर को किसने बसाया? तो उदयन ने बसाया था। पाटलिपुत्र को किसने बसाया? उदयन ने बसाया था, जो कि हर्यक वंश के शासक थे। जबकि पटना को किसने बसाया? तो शेरशाह सूरी ने। पटना की स्थापना किसने की? शेरशाह सूरी ने किया था। और पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो उदयन ने किया था। तो याद रखेंगे कि पाटलिपुत्र को पटना के नाम से किसने स्थापित किया? तो शेरशाह सूरी ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया था? तो शेरशाह सूरी ने किया था। डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। अगला प्रश्न, मलिक मोहम्मद जायसी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का है यह। मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे? तो शेरशाह सूरी के समकालीन थे। पद्मावत पुस्तक का नाम आप लोगों ने सुना होगा, पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक थी पद्मावत। और मलिक मोहम्मद जायसी किस किस शासक के समकालीन थे? तो शेरशाह सूरी के समकालीन थे। याद रखेंगे कि मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे? शेरशाह सूरी के समकालीन थे। मलिक मोहम्मद जायसी की कौन सी पुस्तक थी? तो पद्मावत थी, जो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई थी। अगले प्रश्न को देखते हैं, शेरशाह सूरी के शासनकाल में भूमि पे जो पैदावार होता था उसका कितना भाग लिया जाता था? तो 1/3 भाग कर लिया जाता था। कितना लिया जाता था? 1/3 टैक्स लिया जाता था। याद रखेंगे, शेरशाह का जन्म जो है 1472 ईस्वी में होशियारपुर में हुआ था, जो कि मैंने पहले ही बताया कि शेरशाह सूरी से विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न बनते ही बनते हैं। दिल्ली में स्थित पुराना किला भवन, हमेशा ये सेट का क्वेश्चन है, हमेशा सेट में देखा जाता है। खास करके बीपीएससी वगैरह बिहार स्टेट से जो एग्जाम होते हैं उनमें खास करके ये प्रश्न देखे जाते हैं कि दिल्ली में स्थित पुराना किला का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। जब ऑफलाइन सेट कॉम्पिटिटिव क्लास के माध्यम से चलती है तो उस ऑफलाइन सेट में इस तरह के प्रश्न तो आपको निश्चित रूप से ही देखने के लिए मिल जाएंगे,
ठीक है। लेकिन अभी तो ऑनलाइन क्लास है, मैं धीरे धीरे आप लोगों को सेट भी प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ के माध्यम से, और ऐसे भी सेट प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप लोग घर बैठे भी आप सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे देखते हैं, क्योंकि जितनी ताकत पढ़ने में है उतना ही ताकत सेट प्रैक्टिस में करने में भी है, क्योंकि पढ़ने में एक सिस्टम बना होता है, उससे बाहर आप नहीं निकल सकते हैं। लेकिन जब आप सेट लगाते हैं तो सेट में कोई सिस्टम नहीं होता है, और वो ओवरऑल आप बाहर की दुनिया से भी परख ले सकते हैं सेट के माध्यम से। चलिए आगे देखते हैं। तो फिर से याद रखेंगे, पुराना किला का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। ये कहाँ है? तो दिल्ली में स्थित है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, शेरशाह ने बंगाल के किस शासक को हराया था? तो नुसरत शाह। नुसरत शाह कहाँ के शासक थे? बंगाल के शासक थे। इसे कौन हराया था? शेरशाह सूरी ने हराया था। ये भी प्रश्न याद रखेंगे। और इंपॉर्टेंट प्रश्न अगला, मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए अपना साम्राज्य खो दिया होता, यह किसने कहा था? शेरशाह सूरी ने कहा था। किसने कहा था? शेरशाह सूरी ने। मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए अपने साम्राज्य को खो दिया होता, किसने कहा था? शेरशाह सूरी ने कहा था। कब कहा था? तो मारवाड़ युद्ध के समय कहा था। कब कहा था? मारवाड़ युद्ध के समय कहा था। और मारवाड़ युद्ध के समय वहां के शासक कौन थे? मालदेव थे। मारवाड़ युद्ध के समय वहां के शासक कौन थे? मालदेव थे। तो ये प्रश्न आता है खास करके दरोगा का, जब श्लोकन पूछा जाता है, कथन पूछा जाता है कि किसने कहा था, तो उस तरह के स्टेटमेंट में इस तरह के प्रश्न देखे जाते हैं कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए अपने साम्राज्य को खो दिया होता, यह किसने कहा था? तो शेरशाह सूरी ने कहा था। कब कहा था? तो मारवाड़ युद्ध के समय कहा था। और उस समय मारवाड़ युद्ध के शासक कौन थे? तो मालदेव थे। तो सो फ्रेंड, शेरशाह सूरी जो कि एक अफगान वंशीय शासक थे, और यहाँ से विभिन्न परीक्षाओं में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई भी ऐसा परीक्षा नहीं है जो कि शेरशाह सूरी के टॉपिक से प्रश्न नहीं बनते हैं। और मैं उन्हीं प्रश्नों को फिर से बता रहा हूँ कि रखा हूँ जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट मैच करते हैं। अगर नहीं विश्वास है आपको तो प्रीवियस ईयर का कहीं का भी किसी भी बोर्ड का एग्जाम का या किसी स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, पेपर उठा के देख लीजिए। अगर मैच नहीं करता है तो फिर पढ़ना यानी हम पढ़ाना छोड़ देंगे, ये तो तय है। तो सो फ्रेंड, कॉम्पिटिटिव क्लास के माध्यम से कंटिन्यू आपको चैप्टर बाय चैप्टर क्लासेस दी जा रही है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्यार दें कॉम्पिटिटिव क्लास के, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपने मित्रों को भी शेयर करके सब्सक्राइब करवाएं, ताकि चैनल जल्द से जल्द आप लोग के प्यार से बहुत आगे जाए और मैं कंटिन्यू क्लास लेके आते रहूंगा। कॉम्पिटिटिव क्लास के माध्यम से मैं गोविंद कुमार शर्मा आप लोग के तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।